हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र पार्ट 2 से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ हमारे दैनिक जीवन का यह अनुभव है कि जितना वस्तु का स्टॉक अधिक होगा उतनी ही उसकी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होगी। अर्थात किसी समय विशेष पर जैसे ही किसी व्यक्ति के पास वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है वैसे ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। प्रोफेसर गोसेन ने इस नियम की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। इसे गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी है। नंबर 1, प्रोफेसर मार्शल। अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे मिलता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। नंबर 2, परिभाषा है प्रोफेसर बिंग्स की। किसी समान वस्तु के भंडार में अधिक इकाइयों की वृद्धि होने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस प्रकार प्रोफेसर चैपमैन, एडवर्ड नेविन, प्रोफेसर गोसेन और प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषाएं और दी गई हुई है। यहाँ पे हम प्रोफेसर गोसेन की परिभाषा पढ़ रही हूँ। जैसे जैसे हम लोग किसी एक संतोष की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे यह संतोष पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने तक घटता जाता है। इन परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी वस्तु में निरंतर उपभोग के कारण उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, किंतु कुल उपयोगिता एक निश्चित बिंदु तक बढ़ती जाती है जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं और इसके बाद कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं अथवा नियम की सीमाएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो अन्य बातें समान रहे या सीमाएं भी कहलाती हैं। कुछ मान्यताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, वस्तु के उपभोग का समय एक ही होना चाहिए। वस्तु के उपभोग की क्रिया निरंतर जारी रहना चाहिए, रुक रुक कर या थोड़े समय के अंतराल से नहीं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति लगातार 3 रोटियां खा लेने के पश्चात कुछ समय ठहर कर चौथी रोटी खाता है तो रोटी की चौथी इकाई से अपेक्षाकृत अधिक तुष्टि गुण प्राप्त हो सकता है क्योंकि आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती है। नंबर 2 पॉइंट है वस्तु की सारी इकाइयों की मात्रा व गुण समान होना चाहिए। वस्तु की सारी इकाइयाँ, मात्रा व गुण एक समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए रोटी की प्रथम इकाई ज्वार की तथा दूसरी गेहूँ की हो या घी अधिक लगा हो तो दूसरी इकाई की उपयोगिता अधिक हो सकती है। पॉइंट है उपभोग की जाने वाली वस्तु और उसकी स्थापन वस्तु का सामान्य मूल्य होना चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु और स्थापन वस्तु दोनों के मूल्य में परिवर्तन होता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। नंबर 4, उपभोक्ता की मानसिक दशा का एक समान रहे। इकाइयों का उपभोग करते समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता मादक पदार्थों का सेवन करता है तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नंबर 5, उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए, उसमें कमी या वृद्धि से उपभोक्ता अपनी पसंद या उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के चुनाव में परिवर्तन कर सकता है। उस दशा में यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नंबर 6, उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की आदतें, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं हो। नंबर 7, व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होगा। यह नियम समाज या समूह पर लागू नहीं होगा, व्यक्तिगत उपभोक्ता पर ही लागू होगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यह अपवाद 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, बनावटी अपवाद और नंबर 2 वास्तविक अपवाद, है ना। मतलब नंबर अ दे रखा है बनावटी अपवाद और नंबर ब है वास्तविक अपवाद। नंबर अ बनावटी या दिखावटी या कृत्रिम अपवाद में नंबर 1 पॉइंट दे रखा है डाक टिकट, सिक्के या दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। इन वस्तुओं के स्टॉक में निरंतर वृद्धि होने से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, किंतु यदि यह पहले जैसा डाक टिकट पुनः प्राप्त हो तो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। नंबर 2, मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन और संचय। ये चारों तत्व ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, किंतु इन्हें हम वस्तु नहीं कह सकते, इसलिए यह अपवाद बनावटी है। इन पर भी यह नियम लागू तो होता है परंतु धीरे धीरे। नंबर 3, शराब।
ऐसा कहा जाता है कि शराब का हर अगला प्याला पहले की अपेक्षा अधिक आनंद देता है, इसकी उपयोगिता घटती नहीं। नोट: शराबी व्यक्ति असामान्य व्यक्ति होने से वह अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता, किंतु शराबी व्यक्ति एक असामान्य व्यक्ति होता है, इसलिए यह नियम उस पर तुरंत लागू नहीं होता, किंतु एक सीमा के बाद नियम अवश्य लागू होने लग जाएगा। नंबर 4, मधुर गीत या तथा कविता। इसके संबंध में भी यह कहा जाता है कि एक गीत या कविता के बाद दूसरे गीत या कविता को सुनने का अधिक आनंद आता है, किंतु यह सही नहीं है। यही कविता या गीत दोबारा सुनने पर निश्चित ही सीमांत उपयोगिता घट जाती। नंबर 5, टेलीफोन। टेलीफोन का कनेक्शन बढ़ने से अगले कनेक्शन की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक लोगों से बातचीत की जा सकती है, किंतु यह भी सही नहीं है। जब एक फ़ोन के साथ दूसरा फ़ोन लग जाएगा तब पहले की उपयोगिता निश्चित ही कम हो जाएगी। नंबर 6, छोटे आकार की इकाई। यदि हमारे पास इतना कम कोयला हो कि उस पर चाय भी नहीं बनाई जा सके, तो कोयले की मात्रा में वृद्धि होने से उपयोगिता में अधिक वृद्धि होगी, ताकि काम चलाऊ मात्रा में कोयला एकत्रित होने से उस पर चाय बनाई जा सके। यह अपवाद भी निरर्थक है, क्योंकि मान्यताओं में हम कह चुके हैं कि उपभोग की इकाई का आकार काम चलाऊ अवश्य होना चाहिए। नंबर 7, पूरक वस्तु। ऐसा कहा जाता है कि पूरक वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। जैसे स्कूटर हो और पेट्रोल नहीं हो, तो जैसे ही पेट्रोल आएगा स्कूटर की उपयोगिता बढ़ जाएगी, किंतु यह कथन ठीक नहीं है। स्कूटर की दूसरी इकाई आने पर स्कूटर की प्रथम इकाई की उपयोगिता घट जाती है। नंबर 2 है वास्तविक अपवाद। इसमें नंबर 1 है अच्छे ग्रंथ का दोबारा पढ़ना। प्रोफेसर टॉजिंग का कहना है कि कठिन किंतु श्रेष्ठ ग्रंथ को दोबारा पढ़ा जाए तो उससे अधिक उपयोगिता मिलेगी। यह बात शुरू में तो सही है, किंतु दूसरे या तीसरे पठन के बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अवश्य लागू होने लग जाएगा। नंबर 2, दूसरे के स्टॉक का प्रभाव। प्रोफेसर पिगू ने कहा है कि मान लीजिए एक मोहल्ले में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 कारें हैं। एक से ही वहाँ ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक कार है। ऐसी दशा में दूसरी कार उसे पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्रदान करेगी, किंतु यहाँ भी 2 के बाद फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने लग जाएगा। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कोई ठोस, टिकाऊ और वास्तविक अपवाद नहीं है। यदि शुरू में सीमांत उपयोगिता बढ़ती भी है तो बाद में अवश्य घटने लगेगी, अर्थात इस नियम को स्थायी रूप से स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसकी व्याख्या करते समय आधुनिक अर्थशास्त्री एक बिंदु के बाद वाक्यांश जोड़ने लग गए हैं। आगे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ नियम के महत्व को पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आधारभूत नियम है। इस नियम के आधार पर अर्थशास्त्र ने अन्य नियम भी बनाए हैं। नंबर 1 है सैद्धांतिक महत्व और नंबर 2 है व्यवहारिक महत्व। सबसे पहले हम सैद्धांतिक महत्व पढ़ेंगे। एक दे रखा है इसमें मांग के नियम का आधार। अर्थशास्त्र में मांग का नियम इसी नियम पर आधारित है, किंतु किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। सीमांत इकाई के बाद इकाइयों में कम उपयोगिता मिलती है, इसलिए उपभोक्ता उन्हें तभी खरीदेगा जब मूल्य कम होगा। यही कारण है कि मांग वक्र रेखा दाहिनी और ऊपर से नीचे की ओर झुकी रहती है। नंबर 2, उपभोक्ता की बचत का आधार। उपभोक्ता की बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की सीमांत इकाई से पहले की इकाई के अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। नंबर 3, मूल्य सिद्धांत का आधार। मूल्य सिद्धांत भी इस नियम पर आधारित है। जब किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उनका मूल्य कम हो जाता है तथा स्टॉक में कमी होती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। नंबर 2 है व्यवहारिक महत्व। इसमें नंबर 1 है कर प्रणाली का आधार। करारोपण में इस नियम को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि धनी व्यक्ति पर निर्धन की तुलना में अधिक कर लगाए जाते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति को निर्धन की तुलना में द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कम होती है। प्रगतिशील कर प्रणाली का यही नियम। नंबर 2 है समाजवाद का आधार। धन की उपयोगिता अमीर वर्ग को कम और निर्धन वर्ग को अधिक होती है, इसलिए समाजवाद के अंतर्गत अमीरों के धन लेकर गरीबों में पुनः वितरित करके समाज कल्याण बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 है वस्तुओं के उत्पाद में विविधता। हर उत्पादक प्रयास करता है कि वही ऐसी वस्तु का निर्माण करे जिससे उपभोक्ता को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो, इसलिए उत्पादक
उत्पादन के में भिन्नता लाता है। विनिमय नंबर 4, विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा ही विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर भलीभांति समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हवा, प्रकाश आदि का प्रयोग मूल्य तो बहुत अधिक है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं, किंतु बाहुल्य होने से इसकी सीमांत उपयोगिता नहीं के बराबर अर्थात इसका विनिमय मूल्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों प्रकार का महत्व है। आगे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कार्यशीलता के कारण जानेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में लागू होने के दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1, वस्तुओं का एक दूसरे का पूर्ण स्थापन नहीं होना। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थापन नहीं होती। यदि वे पूर्ण स्थापन होती तो यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए रोटी तथा मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन नहीं है। उनका उपभोग एक निश्चित अनुपात में होता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब वह दोनों वस्तुओं का उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही करे। अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो इन दोनों वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकेगी। यदि रोटी की मात्रा स्थिर रखकर मक्खन के उपभोग की मात्रा बढ़ाई जाती है तो शीघ्र ही वह बिंदु आ जाएगा जहां बढ़ी हुई मक्खन की मात्रा को लगाने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त रोटी ही नहीं होगी। मक्खन की उत्तरोत्तर वृद्धि से उपभोक्ता की कुल संतुष्टि उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने लगेगा। यदि रोटी व मक्खन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन होते तो यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि रोटी की कमी को मक्खन की उत्तरोत्तर वृद्धि से पूरा किया जा सकता था। नंबर 2 है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने का दूसरा कारण यह है कि यद्यपि सभी आवश्यकताएं तो संतुष्ट नहीं हो सकती, किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा नमक की आवश्यकता को अधिकाधिक मात्राओं का उपभोग करके संतुष्ट किया जा सकता है। नमक के उपभोग में तृप्ति का बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर नमक का और अधिक प्रयोग करने पर भी कुल उपयोगिता नहीं बढ़ती और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यदि वह नमक के उपभोग में कमी कर देता है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी और सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि जिस स्तर पर नमक की सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और जिस स्तर पर वह शून्य है, दोनों स्तरों के बीच सीमांत उपयोगिता निश्चय ही घट रही होगी। यदि किसी विशिष्ट उपयोगिता की तृप्ति न होती तो यह नियम लागू नहीं होता। आगे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचना पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 है गणनावाचक माप। मार्शल ने इस नियम के लिए उपयोगिता की माप के लिए गणनावाचक माप का सहारा लिया है जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। उपयोगिता वस्तु है एक मनोवैज्ञानिक तथ्य जिसे संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पॉइंट है अवास्तविक शर्त पर आधारित। यह नियम अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक जगत में ये सारी मान्यताएं एक साथ नहीं पाई जाती। नंबर 3 है अविभाजनीय वस्तु की दशा में लागू नहीं होना। यह नियम अविभाजनीय भारी वस्तु पर लागू नहीं होता क्योंकि ऐसी वस्तु एक समय में एक से अधिक संख्या में कोई भी उपभोक्ता नहीं खरीदता। उदाहरणतः टीवी, कार, मकान, स्कूटर इत्यादि। अतः ऐसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करना तथा सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना हास्यास्पद है। नंबर 4 पॉइंट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानना। यह नियम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर चलता है जो कि सदैव स्थिर नहीं रहती। इससे उपभोक्ता का अधिमान प्रभावित हो सकता है। इन कमियों के बावजूद भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपना महत्व है। यद्यपि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता अर्थात यह गणनावाचक नहीं होती, तथापि इसकी तुलना की जा सकती है अर्थात यह क्रमवाचक हो सकती है। इस प्रकार इस नियम को नकारा नहीं जा सकता। इसकी क्रियाशीलता सर्वव्यापी है। यहाँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।